सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 4 जब सूरज जग जाता है नामक कविता के अंतर्गत बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न व अन्य प्रश्नों को करेंगे। विद्यार्थियों, इस कविता को रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने लिखा है। विद्यार्थियों, पहले पाठ को किसने लिखा है, दूसरे पाठ को किसने लिखा है, इन सारी बातों को याद होना चाहिए। अब बार बार इन बातों को दोहराना ना पड़े, इसलिए ध्यान से समझें और याद रखें। आइए देखते हैं पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था उस कार्य का मिलान करेंगे। तो कार्य क्या था कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 4 थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या थे उनको देखते हैं। प्रश्न था विद्यार्थियों का नंबर कि सूरज के उगने पर वनस्पति व प्राणी जगत में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कविता के अनुसार बताइए। विद्यार्थियों, आप सभी अपने उत्तर का मिलान करेंगे। यदि कुछ बातें आपके उत्तर में छूट गई हैं तो उन्हें शामिल कर देंगे और अपना उत्तर कट नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर में भाव एक होना चाहिए, शब्द अलग अलग हो सकते हैं। आइए देखते हैं जैसे क्या उत्तर हो सकता है, हम आपको बताते हैं। शायद आपने इसी तरह लिखा हो कि सूरज के उगने पर वनस्पति व प्राणी जगत में यह परिवर्तन दिखाई देते हैं कि अंधेरा गायब हो जाता है, फूल खिलने लगते हैं और भंवरे गुनगुनाने लगते हैं। विद्यार्थियों, इस आपको मालूम होगा कि फूल खिलने लगते हैं, भंवरे गुनगुनाने लगते हैं, चिड़ियाँ पेड़ों पर फुदकने व चहकने लगती हैं, सुबह के समय पत्तों पर रोशनी पड़ने से पत्ते सुनहरे रंग के दिखने लगते हैं, धरती द्वारा स्वागत में दिए गए ओस रूपी मोती को सूरज स्वीकार कर लेता है, अर्थात कि ओस रूपी बूंदें गायब हो जाती हैं, सभी जीव अपने अपने काम पर लग जाते हैं, सूरज के चले जाने पर सभी सजीव व निर्जीव दिन भर की थकान मिटाने के लिए सो जाते हैं। सजीव ही, निर्जीव क्या सोएंगे, सजीव दिन भर की थकान मिटाने के लिए सो जाते हैं। अच्छा, निर्जीव क्यों? निर्जीव भी नहीं, निर्जीव नहीं। विद्यार्थियों, फिर से समझेंगे। सूरज के उगने पर वनस्पति व प्राणी जगत में यह परिवर्तन दिखाई देते हैं कि अंधेरा गायब हो जाता है, फूल खिलने लगते हैं और भंवरे गुनगुनाने लगते हैं, चिड़िया पेड़ों पर फुदकने व चहकने लगती हैं, सुबह के समय पत्तों पर रोशनी पड़ने से पत्ते सुनहरे रंग के दिखने लगते हैं, धरती द्वारा स्वागत में दिए गए ओस रूपी मोती को सूरज स्वीकार कर लेता है, अर्थात ओस रूपी बूंदें गायब हो जाती हैं, सभी जीव अपने अपने काम पर लग जाते हैं, सूरज के चले जाने पर सभी सजीव दिन भर की थकान मिटाने के लिए सो जाते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न था कि थाल भरे मोती से कवि का क्या तात्पर्य है। तो विद्यार्थियों, थाल भरे मोती से कवि का यह तात्पर्य है कि धरती पर पड़ी ओस की बूंदों पर जब सूरज की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तब वह ओस की बूंदें मोती के समान चमकती हैं। इसी आधार पर कवि ने हमें बताना चाहा है कि मानो धरती थाल भरे मोती लेकर सूरज के स्वागत में खड़ी हो। फिर से समझेंगे कि थाल भरे मोती से कवि का यह तात्पर्य है कि धरती पर पड़ी ओस की बूंदों पर जब सूरज की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तब वह ओस की बूंदें मोती के समान चमकती हैं। इसी आधार पर कवि ने हमें बताना चाहा है कि मानो धरती थाल भरे मोती लेकर सूरज के स्वागत में खड़ी हो।
अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि सूरज का प्रकाश कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है। तो विद्यार्थियों आपने पढ़ा था कि सूरज का प्रकाश पेड़ पौधों पर, उसकी डालियों पर, पत्तों पर, वन उपवन में, नदी के बहते पानी व लहरों पर, धरती के प्रत्येक भाग का भ्रमण करते हुए अर्थात पर्वत घाटियों से होता हुआ पूरे मैदानों तक पहुंच जाता है। फिर से समझेंगे कि सूरज का प्रकाश पेड़ पौधों पर, उसकी डालियों पर व पत्तों पर, वन उपवन में, नदी के बहते पानी व लहरों पर व धरती के प्रत्येक भाग का भ्रमण करते हुए अर्थात पर्वत घाटियों से होता हुआ पूरे मैदानों तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों कि सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मनुष्य ही नहीं, अर्थात केवल मनुष्य ही ऐसा नहीं है, प्रत्येक को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों व जीव जंतुओं पर निर्भर है। जीव जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हैं। इस प्रकार से अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे। पेड़ पौधे ना होने से ना तो ऑक्सीजन होगा और ना ही जंतुओं व मनुष्यों को भोजन मिल पाएगा। इसी कारण से सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। फिर से समझेंगे विद्यार्थियों, मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों व जीव जंतुओं पर निर्भर है। जीव जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हैं। इस प्रकार से अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे। पेड़ पौधे के ना होने से ना तो ऑक्सीजन होगा और ना ही जंतुओं और मनुष्यों को भोजन मिल पाएगा। इसी कारण से सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। अगले हैं विद्यार्थियों पाठ 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां हैं, आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है। विद्यार्थियों इन पंक्तियों का अर्थ आपको जब कविता पढ़ाया गया था तो उस समय बताया गया था, आप स्वयं लिखेंगे और संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखते हैं आइए उसे देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक 9 हैट्स के पाठ 4 जब सूरज जग जाता है से ली गई हैं, जिसके रचयिता रामेश्वर काम्बोज हिमांशु हैं। इस तरह से विद्यार्थियों संदर्भ लिखना है और संदर्भ लिखने के पश्चात इन पंक्तियों का आशय लिखेंगे। अच्छा, संदर्भ हर पंक्तियों के बाद लिखना है, अर्थात दोनों का जब आशय स्पष्ट करेंगे तो दोनों में संदर्भ लिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप लोगों को संदर्भ लिखने का एक अच्छा सा अभ्यास हो जाएगा। आप बात को हमारी समझ गए होंगे। विद्यार्थियों इस तरह से कार्य को करना है। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 है, दिए गए पद्यांश को कविता से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप सभी कविता को पढ़ने के पश्चात लिखेंगे। आप बात को समझ गए होंगे। आइए दिशाओं के नामों को जानते हैं। कुछ बच्चे अभी नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों दिशाओं के नाम बताए गए हैं। आप देख रहे हैं कि यह उत्तर दिशा है, यह दक्षिण दिशा है, यह पूर्व दिशा है और यह पश्चिम दिशा है। तो अब बात को ध्यान से समझेंगे कि इनके बीच में कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व, जिसे ईशान बोलते हैं। और इसके बाद अग्नि, फिर नैऋत्य और वायव्य। तो ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य 4 दिशाएं, और 4 दिशाएं उनके बीच की दिशाएं हो गई। तो कुल कितनी दिशाएं? 8 दिशाएं हो गई। तो विद्यार्थियों अभी 8 दिशाओं के नाम आप जान गए। कौन कौन से? कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब कौन कौन सी दिशा है उत्तर पूर्व के बीच? तो ईशान,
पूर्व दक्षिण के बीच तो अग्नि, दक्षिण पश्चिम के बीच तो नैऋत्य और पश्चिम उत्तर के बीच तो वायव्य। ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, यह 4 दिशाएं ये हो गई। तो कुल कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई। तो आप सभी को मालूम हो गया कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, यह 8 दिशाएं हो गई। विद्यार्थियों, राजा दशरथ का आपने नाम सुना होगा। दशरथ का रथ 10 दिशाओं में जाता था, अर्थात इन 8 दिशाओं में, और इसके पश्चात धरती यानी आसमान और पाताल। आइए आगे देखते हैं। तो आज आपने सीखा क्या कि दिशाओं का ज्ञान, संदर्भ लिखना, आशय स्पष्ट करना। आशय स्पष्ट करना आप सभी ने समझा कि किस तरह से आशय स्पष्ट करेंगे पंक्तियों का। संदर्भ लिखना आपने समझा कि संदर्भ में पाठ का नाम, पाठ्य पुस्तक का नाम और पाठ किसने लिखा है इसका, उनका नाम भी लिखना जरूरी है। तो बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है विद्यार्थियों कि उत्तर व पूर्व के बीच कौन सी दिशा है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे। और बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न है विद्यार्थियों कि जब माँ सुबह आपको उठाती है तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? आप मौखिक उत्तर लिखेंगे। आप क्या करते हैं? तुरंत उठ जाते हैं, या कुछ और कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में उठेंगे? क्या करते हैं आप उसको मौखिक, इस प्रश्न के नीचे आप स्वयं से सोचेंगे और मौखिक लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक में ही करना है। अगला है विद्यार्थियों, कवि ने किरण को नटखट क्यों कहा है? नटखट इसलिए कहा है क्योंकि वह शरारती है, अर्थात कभी वन में, कभी उपवन में, कभी नदियों में तो कभी तालाबों में, इस तरह से घूमती है। तो इसलिए कवि ने किरण को नटखट कहा है क्योंकि वह छलांग लगाती है, उछलती कूदती रहती है। तो क्यों कहा है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? कवि ने क्योंकि किरण उछल कूद करती रहती है। पानी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर भी पाठ्य पुस्तक में, यानी प्रश्न संख्या 2 और 3 दोनों पाठ्य पुस्तक में करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि नदियों से, कुओं से, हैंडपंप पाइप से, तालाब से आदि ये जल के स्रोत हैं, इनसे हमें पानी मिलता है। अब पीने के पानी की यहाँ बात नहीं की गई विद्यार्थियों, इनसे सिंचाई के लिए भी पानी मिलता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 है कि पर्वत घाटी विलोम युग्म है, ऐसे 4 विलोम युग्म बताइए। तो जैसे वन उपवन हो गया, धरती आसमान हो गया, नदी नाला हो गया, जल थल हो गया, दिन रात हो गए, अन्य कोई भी हो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी विद्यार्थियों पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूरज की आंखों में नींद उतरती है तो प्रकृति में क्या परिवर्तन आता है? तो आप सभी को मालूम है कि अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, पशु पक्षी या मनुष्य विश्राम करते हैं, रात का वातावरण ठंडा होता है, आसमान में तारे व चांद दिखाई देते हैं। इस तरह से आप सभी अपने उत्तर लिख सकते हैं। अन्य कोई भी उत्तर आपने सोचा होगा तो उसे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पाठ्य पुस्तक आप देख रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है यहीं पर आप इतने में लिख देंगे, आ जाएगा। 2-2, 3-3 शब्दों में लिखना है। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो आज का कार्य केवल विद्यार्थियों इतना ही है। तो लेखन कार्य है पाठ 4 कविता पढ़ें व याद करें। प्रश्न संख्या 5, 6, 7 अभ्यास पुस्तिका में करें व बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न जो है विद्यार्थियों आप सभी को विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5, 6 जो है आपको अभ्यास 7 भी अभ्यास पुस्तिका में ही करना है। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। और बहुप्रतिभा सिद्धांत आप सभी पाठ्य पुस्तक में करेंगे।